नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है क्राइम गाथा चैनल पर, जहां हम हर बार आपके लिए एक नई और रोचक अपराध कहानी लेकर आते हैं। अगर आप हमारे साथ इस रोमांचक सफर का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और पास की घंटी को दबाएं, ताकि हमारी हर कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। जोधपुर जिले की चौपासनी रोड के आसपास शानदार शोरूमों के अलावा कई रेस्तरां हैं, जहां शराब भले ही ज्यादा ना हो, पर रोमांटिक एकांत उतना ही मिलता है। इन रेस्तरां में कई जोड़े बैठे नजर आते हैं। ये जोड़े यहाँ इस मकसद से आते हैं ताकि बिना डर के एक दूसरे को छू सकें और दोपहर में गले मिल सकें। इस तरह की नजदीकियां इन रेस्तरां में खूब देखने को मिलती हैं। जिस तरह का सुखी जीवन सरला देवी जी रही थीं, उनके लिए ऐसे माहौल के पास भी भटकना मुमकिन नहीं था। हाँ, जब भी वह वहां से गुजरती, एक नजर जरूर डालती थीं। उन्हें तसल्ली थी कि उनकी बेटी इन रेस्तरां में नहीं है। वह उन लड़कियों जैसी नहीं है जो अपने प्रेमियों के गले में हाथ डालकर अश्लील हरकतें करती हैं। लेकिन उस दिन सरला देवी के विचारों में शक की छाया पड़ गई। उस दिन वह एक रिश्तेदार के यहां से लौट रही थीं, जब उनका हॉन्टो रिक्शा चौपासनी रोड पर ट्रैफिक जाम में फंस गया, ठीक उसी जगह जहां बाईं ओर एक रेस्तरां का लाउंज दूर से दिखता था। घर जल्दी लौटने की हड़बड़ी में ट्रैफिक में फंसना सरला देवी को बहुत परेशान कर रहा था, लेकिन इंतजार के सिवा कोई चारा नहीं था। तभी अचानक रेस्तरां का लाउंज नजर आया। फैमिली लाउंज की ओर नजरें भेजते ही उन्होंने वहां एक कोने में सुशीला को बैठे देखा। वही सुशीला जिसके बारे में वो ऐसा कुछ सोच भी नहीं सकती थी। उन्होंने बार बार देखा, ये वाकई सुशीला ही थी। कोई पुरुष उसे अपनी बाहों में लिए था और वह उसकी गर्दन में हाथ डाले हंस रही थी। सरला देवी का चेहरा ऐसा हो गया जैसे दिन में भूत देख लिया हो। वह दौड़कर वहां पहुंचना चाहती थी। वह चाहती थी, लेकिन अचानक ट्रैफिक जाम खुल गया और ऑटो चालक ने ओमास्टो आगे बढ़ा दिया। सरला देवी जितना उस दृश्य को भूलने की कोशिश कर रही थीं, उतना ही वह उनकी आंखों में अटक रहा था। दिमाग ने हजार संभावनाओं के जाल बुन डाले। दिल कह रहा था कि जो देखा वह भ्रम था, वह सुशीला नहीं हो सकती, लेकिन दिमाग आंखों से देखी सच्चाई को मान रहा था। सरला देवी को घर पहुंचने में आधे घंटे से ज्यादा लग गए। इस बीच एक और जाम में रुकना पड़ा। किसी को ट्रक ने कुचल दिया था। पुलिस ने जगह को घेर लिया था और सारा ट्रैफिक दूसरी ओर से गुजारा जा रहा था। उस वक्त सरला देवी जिस उदासी में थीं, उन्हें इस बात से फर्क नहीं पड़ता था कि ऑटो कहाँ और क्यों रुका। बेचैन दिख रही सरला देवी ने घर में प्रवेश किया। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि सुशीला वहां होगी, वही बेटी जिसे उन्होंने रेस्तरां के लाउंज में एक अजनबी की बाहों में देखा था। उसके लिए इतनी जल्दी घर पहुंचना संभव नहीं था। तभी उन्हें लगा कि किचन में कोई है। जिज्ञासा से किचन की ओर रुकते ही वह हैरान रह गईं। सुशीला के हाथ आटे से सने थे और वह एक हाथ से गैस का नॉब घुमा रही थी। आवाज सुनकर सुशीला ने सिर उठाया। अपनी बेटी को वहां देख सरला देवी की आंखें आश्चर्य से सिकुड़ गईं। मां को इस तरफ बिखरा देख सुशीला ने डांटा, क्या हुआ मां? इतना समय हो गया, आप कहाँ रह गईं? आपका इंतजार कर रही थी। आपको पता है कि आज मैंने आपके लिए मसालेदार चाय बनाई थी। आपके लिए इंतजार करते करते आखिरकार मुझे आपकी चाय भी पीनी पड़ी। ट्रैफिक जाम में फंस गई थीं, लेकिन आप कहाँ थीं? खोखली हंसी हंसते हुए सरला देवी बोलीं, मम्मी, मैं कहाँ होती? आप आज अजीब अजीब बातें कर रही हैं। मैं घर पर थी। आपको क्या हो गया? आप इस ढोंगी अंदाज में क्यों बोल रही हैं? जिसके घर में जवान बेटी बैठी हो, उसका दिमाग भ्रम में रहता है। सरला देवी ने सुशीला के कंधे पर हाथ रखा और बोली, एक बात पूछूं बेटी, सच सच बताना, झूठ मत बोलना। पूछो मां, क्या पूछना चाहती हो? सुशीला ने सहजता से कहा, तेरे जीवन में कोई ऐसा है जिसे तू प्यार करती है? सरला देवी ने मन का संदेह दूर करने के लिए पूछा, क्यों नहीं मां? सुशीला हंसी, मेरी प्यारी मां है, मेरा बेटा है। मेरे जीवन में अब और कौन होगा? मेरे लिए क्या बचा है? सुशीला की आंखें नम हो गईं। सरला देवी उसकी आंखों में देखने की हिम्मत नहीं जुटा पाईं, क्योंकि उनकी बेटी घर पर मिल गई थी। इसका मतलब जो उन्होंने देखा, वह उनकी आंखों का धोखा था। फिर भी सरला देवी के मन में संदेह बना रहा।
सरला देवी अपनी बेटी सुशीला से इतना प्यार करती थीं कि पूरे कदम खंडी गोल नदी चौका में उसका जिक्र था। जोधपुर के सागर क्षेत्र का सबसे पुराना और बड़ा बस्ती होने के नाते यह इलाका एक छोटा कस्बा है। सुशीला को शहर जैसा लगता है और लोग प्यार से उसे छैना कहते हैं। पिता बाबूलाल सांखला उसे बुलाते थे। बाबूलाल सांखला ने दूसरी औरत के लिए सरला देवी से नाता तोड़ लिया था, इसलिए सरला देवी ने उसे माँ और बाप दोनों का प्यार दिया था। दुनिया में कोई ऐसा नहीं था जिसे सरला देवी अपनी बेटी से ज्यादा चाहती थीं। लेकिन शादी के मामले में सुशीला को भी वही दुर्भाग्य मिला जो उसकी मां को। सुशीला की शादी एक युवक टीकम से कभी नहीं हुई। दरअसल टीकम साधारण दिखने वाला इंसान था। वह एक ठेकेदार के यहाँ काम करता था, इसलिए उसकी कमाई भी थी। उलट सुशीला अपनी खूबसूरती पर गर्व करती थी, इसलिए उसकी इच्छाएं अनंत थीं। इस बीच उनका एक बेटा पवन भी हुआ, लेकिन पवन भी माता पिता के बीच रोज के झगड़ों को जोड़ नहीं सका। आखिरकार एक दिन वही हुआ जो उम्मीद थी। दोनों अलग हो गए और सुशीला अपने बेटे के साथ मां के घर आ गई। सरला देवी ने भी अपनी बेटी को दुनिया का सताया हुआ मानकर गले लगाया। मूल से ज्यादा प्यार होता है, इसलिए सरला देवी ने अपनी बेटी को इतने प्यार से गले लगाया, उससे भी ज्यादा नवासे को दिया। पवन को एक डिब्बा दिया और नवासे के आने से उनके गंदे घर में चमक आ गई। सरला देवी की सब्जी बेचने से हम अच्छी कमाई थी, इसलिए घर में कमी नहीं थी। सरला देवी का रोज का नियम सख्त था। वह सुबह जल्दी पौटा मंडी जाती और सब्जियां लाकर बेचती थीं। उनका धंधा अच्छा चल रहा था। अकेलेपन की टीस उनके मन में भी उठती थी, लेकिन उन्हें अपनी बेटी की जवानी से ज्यादा दुख होता था, जो एक वैध औरत की तरह जिंदगी जी रही थी। उन्होंने हमेशा सोचा था कि अगर समुदाय का कोई अच्छा लड़का मिल जाए तो बेटी का घर फिर से बस जाए। वह युवक बेटी के पैरों में भी बैठ सकता है। उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि जो उन्होंने उस दिन रेस्तरां में देखा वह सच होगा और भूल जाएंगी। अगर एक दिन उन्होंने अपनी बेटी को किसी अजनबी की बाहों में अपनी नंगी आंखों से न देखा होता। दरअसल उस दिन उसका भाई मनीष और नवासा पवन कहीं बाहर गए थे। सब्जी बेचकर शाम को लौटी सरला देवी उस दिन दोपहर में घर लौट आईं। सुशीला घर में अकेली थी। सरला देवी हैरान हुई, क्योंकि मुख्य दरवाजा अंदर से बंद नहीं था। घर में घुसने पर भी जब सुशीला नजर नहीं आई, वह घबरा कर बाहर भागी। तभी उन्हें अपनी बेटी की सिसकियां सुनाई दीं और वह ठिठक गईं। आवाज बाथरूम की दिशा से आ रही थी। जब उन्होंने उस ओर का बंद दरवाजा धक्का दिया, उनका पूरा शरीर स्थिर हो गया और सांसें रुक गईं। उन्होंने अपनी जवान बेटी का नंगा शरीर और उसकी शरारती हरकत देखी। पहली बार देखा। हल्के अंधेरे में भी उसका गीला गोरा शरीर शीशे की तरह चमक रहा था। एक पुरुष उसके शरीर से चमगादड़ की तरह चिपका था। वो उसके शरीर के हर हिस्से को चूम रहा था और उनकी बेटी कामुक से इसकी आंफ ले रही थी। जब सरला देवी ने गौर से देखा तो पहचान लिया कि वह पुरुष मंगललाल था। मंगललाल मेघवाल एक ठेकेदार था। सुशीला का पति टीकम उसके साथ काम करता था। सरला देवी अब अपनी बेटी के घर बर्बाद होने की असली कहानी समझ गईं। उन्हें शर्मिंदगी और गुस्सा महसूस हुआ और सरला देवी का पूरा शरीर डर से कांपने लगा। अपनी बेटी को अपनी मौजूदगी का एहसास कराने के बजाय वह तुरंत चुपचाप वहां से हट गईं और जल्दी बाहर चली गईं। शोर मचाने का मतलब अपनी ही इज्जत का जनाजा निकालना था। फिर चौपासनी रोड के रेस्तरां का दृश्य सरला देवी की आंखों में तैर गया। इसका मतलब यह उनकी आंखों का धोखा नहीं था। सरला देवी सिर पकड़कर बैठ गईं। शाम को पड़ोस में भजन का कार्यक्रम था, लेकिन उनका परेशान मन वहां बिल्कुल नहीं लगा। नतीजा, वहां भक्ति दिखाई दी। वह उन कार्यक्रमों से बहुत जल्दी लौट आईं जहां वह पूरी रात बिताया करती थीं। खाना खाने बैठीं, लेकिन एक निवाला भी गले से नीचे नहीं उतरा। बिस्तर पर लेटे हुए भी करवटें बदलती रहीं। नींद उनकी आंखों से कोसों दूर चली गई थी। वही दृश्य बार बार आंखों में तैरता था। फिर उन्होंने मंगललाल के बारे में सोचना शुरू किया। सरला देवी ने ऐसे लोगों की भूखी नजरों का सामना बहुत किया था। वह ऐसे पुरुषों की फितरत जानती थीं। वह ऐसे पुरुषों की फितरत जानती थी। सुशीला की जवानी चूसने के बाद मंगललाल भी उससे उड़ जाएगा। उसमें कभी दिलचस्पी नहीं थी।
उसे मंगललाल के घर जाकर 100 जूते मारने का मन करता था। आखिर सुशीला को उसमें क्या इतना अच्छा लग रहा था? जरूर कोई हरामी होगा जो औरत को बिस्तर पर नशे में नियंत्रित करने का जादू जानता होगा। लेकिन सुशीला की अक्ल पर पर्दा क्यों पड़ गया? अगर मां के लिए नहीं तो कम से कम अपने बेटे के बारे में तो सोचना चाहिए था। उसने तय किया कि एक बार उसे समझाएंगी। अगले दिन सरला देवी ने बाजार जाने का इरादा टाल दिया। सुशीला की हैरानी की सीमा न रही। मां, आज बाजार बंद भी नहीं है और आपकी तबीयत भी ठीक है, फिर आपने छुट्टी क्यों ली? सब ठीक तो है ना? सब ठीक तो है ना? सरला देवी ने गले में रुंधे स्वर से कहा। जिसके सीने पर जवान बेटी बैठी हो, उसके लिए सब कैसे ठीक हो सकता है? आप सुबह सुबह क्या बकवास कर रही हैं मां? सरला देवी की सूजी आंखों को देखकर उसने कहा, लगता है आप पूरी रात नहीं सोई। आखिर कौन सी चिंताएं आपको परेशान कर रही हैं? सरला देवी बेटी रोने लगी और उसकी चोट पर हाथ रखकर उसे अपनी ओर खींचते हुए सरला देवी बोलीं, कल मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया। पहले भी मैंने तुम दोनों को चौपासनी रोड के रेस्तरां में गले लगते देखा था, लेकिन तब मैंने इसे अपनी आंखों का धोखा माना था, इसलिए चुप रही। लेकिन बदकिस्मती से कल मैंने वह भी देखा जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। जब बात खुल गई तो सुशीला मां से नजरें मिलाने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। उसने अपना चेहरा दूसरी ओर कर लिया, हकीकत से मुंह मोड़ते हुए। सरला देवी उसका सिर अपनी ओर घुमाकर बोली, ठंडे दिमाग से सोच। अगर तेरे उस आदमी के साथ संबंध की खबर मोहल्ले और समुदाय में फैल गई तो हमारी कितनी जगह खराब होगी। जो आदमी तेरे घर को बर्बाद कर चुका है वह भला कैसे अच्छा हो सकता है? जैसे किसी दूसरी औरत ने तेरे पिता का घर उजाड़ा, तुझे पिता के प्यार से वंचित किया, फिर बेटे के लिए पूछा। वह शादीशुदा है, बच्चे हैं, अपनी जाति में पूजा जाता है, वह मेघवाल है। हमारी बिरादरी का भी नहीं है। ऐसे लोग भटकते हैं। सरला देवी इस फूल पर थीं, आज इस फूल पर, कल उस फूल पर। तू खूबसूरत है, जवान है, ऐसे मर्दों का धंधा है तुझ जैसी चिड़िया को फंसाना। अब अपनी गलती सुधार ले, मैं भी माफ कर दूंगी, वरना मेरे घर में तेरे लिए जगह नहीं होगी। लेकिन मैं उससे मिलने कहाँ जाऊं? वह मेरे पीछे पंजे मार रहा है, तो अब उससे छुटकारा पा ले, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। एक पल रुककर सरला देवी ने कांपते चेहरे से कहा, क्या तेरे पास उसकी कोई फोटो है जिसके साथ तू उससे चिपकी हुई है? कौन सी फोटो? सुशीला ने हैरानी से कहा। मुझे उसके साथ फोटो खिंचवाने की क्या जरूरत थी? तुझे नहीं चाहिए। शायद औरत खोर मर्द प्यार का भ्रम दिखाकर फोटो खिंचवाता है ताकि फंसी हुई औरत को अपनी मुट्ठी में रखे, ताकि कभी वह सिर उठाए तो उसका सिर कुचल दे। नहीं नहीं, मेरे पास उसके साथ ऐसा कुछ नहीं है, सुशीला ने गुस्से से कहा। लेकिन अगर उसकी नीयत खराब होती तो वह मुझसे शादी की बात क्यों करता? नासमझ लड़की। वह मेघवाल होने का ढोंग कर रहा है, वह हमारा बराबर नहीं है। फिर उसमें सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि वह पहले से शादीशुदा है और बच्चे हैं। वह पहले अपनी पत्नी और बच्चों के लिए जिम्मेदार होगा, फिर तेरे बारे में सोचेगा। तू रखैल बनकर रह जाएगी, और रखैल की जात और औकात क्या होती है? तू खुद इतने मर्दों से घिरी रहती है, लोग बातें नहीं बनाते। सुशीला ने जवाबी हमला किया। सरला देवी अपनी बेटी के बेतुके इल्जाम से परेशान हो गईं और गर्जना करते हुए बोलीं, मैं मर्दों के बीच इसलिए बैठती हूं ताकि सब्जियां बेचकर कुछ रुपए कमा सकूं और तेरा पेट भर सकूं। मैं उनके साथ बैठकर अपना जिस्म नहीं बेचती। धंधे के नाम पर लोगों की आंखों में धूल मत झोंक जैसा तू कर रही है। तूने मुझे थोड़े दिन का बर्तन दे दिया, लेकिन मैं उस मंगललाल को भी देखूंगी, पर पहले तुझे देखूंगी, वो मेरा है। इसे आखिरी चेतावनी मानते हुए सरला देवी पैर पटकते हुए बाहर चली गईं। सुशीला अपनी मां की फितरत से अच्छी तरह वाकिफ थी कि वह जो ठान लेती थीं, वह करके रहती थीं। उस वक्त सरला देवी गुस्से में बाहर गई होंगी, लेकिन वह ज्यादा देर बाहर नहीं रहने वाली थीं। मंगललाल को ताज़ा हालात बताने और उसे दोबारा वहां आने से रोकने के लिए तुरंत कदम उठाना जरूरी था। चांदना भाखिर मोहल्ला, जहां मंगललाल रहता था, काफी दूर था। उस वक्त सुशीला घर से बाहर निकली। उसके पास एक ही रास्ता सोचना मुमकिन नहीं था, मंगललाल को फोन पर सब कुछ बताना।
उस पल में मंगललाल द्वारा दिया गया मोबाइल बहुत काम आया। सुशीला ने उसे फोन पर सब बताया और सुबह मिलने को कहा। मंगललाल सुबह सुबह चौका की सड़क के पास दूध की दुकान पर पहुंच गया, जहां सुशीला उसका इंतजार कर रही थी। रात भर आंसुओं से भरी सुशीला मंगललाल से मिली, फिर उसे जोर से गले लगाकर रोने लगी। मां को सब पता चल गया है, अब हम कैसे मिल पाएंगे? सुशीला मंगललाल से लिपटकर देर तक सिसकती रही और वह उसके कांपते शरीर को सहलाता रहा। सुबह की जल्दी में समस्या का हल ढूंढने की कोशिश करता रहा। आखिरकार मंगललाल ने उसे खुद से अलग किया और कहा, देख छैना, जो हालात पैदा हुए हैं उसमें सावधानी बरतना जरूरी है। अब मुझे सोचने का वक्त दे, चिंता मत कर, इस मुसीबत से छुटकारा पाने का कोई रास्ता निकलेगा। हफ्ते भर तक सरला देवी की चेतावनी का असर प्यार में डूबी सुशीला पर रहा। दूसरी ओर मंगललाल के लगातार फोन भी सुशीला के जिस्म को भड़का रहे थे। हालांकि इन दिनों मां बेटी के बीच लगभग बातचीत बंद थी। सरला देवी को मंगललाल के फोन की भनक थी। अगर बेटी से कुछ कहना होता तो वह पवन के जरिए अपनी बात कहती। मासूम पवन ने मां और नानी के बीच की खटास पहली बार देखी थी, इसलिए वह समझ नहीं पा रहा था कि घर में सन्नाटा क्यों छाया है। सरला देवी मंगललाल के फोन की जानकारी रखती थीं, लेकिन यह नहीं जानती थीं उन्हें इस बात से संतोष था कि कम से कम मंगललाल का आना जाना बंद हो गया था और फिलहाल सुशीला भी बाहर नहीं जा रही थी। इसलिए सरला देवी को भी यकीन था कि अब सुशीला कहीं नहीं जा रही, उसका प्यार का बुखार उतर गया है। इसलिए उन्होंने धीरे धीरे अपनी सख्ती कम की और सुशीला से मिलने जुलने लगीं। दिन ऐसे ही गुजरते रहे। एक दिन रिश्तों में कड़वाहट के चलते सरला देवी को अचानक शहर से बाहर जाना पड़ा। सरला देवी का बड़ा भाई मोहनलाल माली भी उनके साथ जाना पड़ा, इसलिए घर की जिम्मेदारी सौंपने के लिए कोई और नहीं बचा। लेकिन बेटी को मनाकर उन्होंने घर उसके भरोसे छोड़ दिया। सरला देवी के जाने के साथ सुशीला की आंखें अंधेरे में सांप की तरह चमक उठीं। उसके शरीर में खुशी छाने लगी। उसने तुरंत मंगललाल को मोबाइल पर बताया कि उसकी मां हफ्ते भर के लिए बाहर गई हैं। अब हम मजे करेंगे। मनीष और पवन के पास घर में रोटी खाने के सिवा और कुछ करना नहीं था, इसलिए उन्हें इस बात से सरोकार नहीं था कि घर में क्या हो रहा है और कौन आ रहा है। मानो मंगललाल की मुराद पूरी हो गई हो। वह दोपहर से पहले सुशीला के पास पहुंच गया और दोनों गले मिलने और जिस्मानी मिलन के खेल में जुट गए। तभी अचानक हंगामा हुआ। दरवाजा झटके से खोलकर घर में घुसने वाला कोई और नहीं बल्कि सरला देवी मंगललाल था। सरला देवी की आंखें जलते अंगारों से झुलस गईं, जैसे दिन में भूत देख लिया हो। लेकिन सुशीला ऐसा नहीं हुआ। उसने अपनी मां को भूखी बिल्ली की तरह देखा, जिससे अचानक क्रीम का मटका छीन लिया गया। सरला देवी बेशर्म हो गईं। जब उन्होंने अपनी बेटी से यह सुना तो उन्हें अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। बेटी वेश्या की तरह बोल रही थी। उनका पूरा शरीर गुस्से से जल रहा था। उन्होंने कोने में पड़ी छड़ी उठाई और गर्जना की। सुशीला ने सरला देवी के हाथों से छड़ी छीन ली, उन्हें एक और धक्का दिया और घायल शेरनी की तरह तिलमिलाकर बोली, अगर मां हो तो चुप रहो मां। मेरी मालकिन बनने की कोशिश की तो तुझे यहीं गाड़ दूंगी। और हां, कान खोलकर सुन, अब मैं अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करने वाली। मैं मंगललाल के साथ सब कुछ खुलेआम करूंगी। जो करना है मंगललाल के साथ कर। सरला देवी को अपनी बेटी की जहरीली जुबान से जमीन पर गिरने से ज्यादा चोट लगी। उन्हें अपनी बेटी का घमंड बहुत भारी पड़ा। उस दिन शुक्रवार 4 जनवरी 2008 था। अगले दिन 5 जनवरी को गुरु गोबिंद सिंह जयंती होने के कारण सुरसागर थाना प्रभारी वारी लाल घायल को भी जोधपुर शहर में शादी के जुलूस की व्यवस्था में बहुत व्यस्त रहना था। इसलिए वह सुबह की चाय पीकर तैयार होने की जल्दी में थे। तभी उनके मोबाइल की घंटी ने उनका ध्यान भटकाया। कॉल थाने से थी। उनके अधीनस्थ ने बताया कि रामासागर इलाके में एक लड़की की हत्या हो गई है। मृतका का मामा और बेटा थाने में हैं। वे वहां पहुंचकर अपराध की सूचना दे चुके हैं। सुबह सुबह हत्या की जानकारी दी थी। घायल के मुंह का स्वाद हत्या की खबर से बिगड़ गया। घटना भाना बेरा के रामसागर इलाके में कदम खिड़ी गोल नदी चौखा क्षेत्र में हुई थी। मामला हत्या का था,
इसलिए नहाने का इरादा टालकर वे तुरंत अपराध स्थल के लिए रवाना हो गए। हत्या एक व्यक्ति बाबूलाल सांखला की 25 साल की शादीशुदा बेटी सुशीला उर्फ छैना की थी। जब वहां पहुंचे तो घर के बाहर भारी भीड़ जमा थी। थाना प्रभारी को देखकर एक किशोर और एक युवक उनकी ओर दौड़े और अभिवादन किया। उन्होंने बताया कि वे हत्या की सूचना देने थाने गए थे। उनमें से एक मनीष मृतका का मामा था। वह घायल था। उसे औपचारिक सांत्वना देकर उस कमरे की ओर बढ़े जहां शव पड़ा था। जैसे ही वह उस ओर कदम बढ़ाए, एक करुण चीख से उनके कदम रुक गए। दरवाजे के बाहर एक शॉल मिली। करीब 50 साल की एक बुजुर्ग महिला वहां बैठी थी। जब उसने घायल को आते देखा, उसने पूरी ताकत से चीख मारी। वह आगे आई और मनीष ने बताया कि साहब, ये मेरी बहन है। ये उसकी बेटी थी जो मरने वाली थी। मैंने इसे बड़ी मुश्किल से संभाला था। थोड़ी देर पहले ये इसे बचाने की कोशिश कर रही थी। उस महिला की ओर तिरछी नजर डालने के बाद वह उस हिस्से की ओर बढ़े जहां घटना हुई थी। सबसे पहले उन्होंने मृतका की गर्दन के पास पड़ी एक मर्दाना टोपी देखी। ऐसा लग रहा था कि टोपी हत्यारे की होगी, ताकि कोई आवाज न निकले। टोपी का इस्तेमाल लड़की का मुंह दबाने के लिए किया गया होगा, ताकि कोई आवाज न निकले। घायल ने अंदाजा लगाया कि तब तक पुलिस अधीक्षक हवा सिंह घुमड़िया और वरिष्ठ अधिकारी धर्मेंद्र सागर भी वहां पहुंच गए। जिस बर्बरता से लड़की की हत्या हुई थी, वह साफ था। यह साफ था कि हत्यारे का मृतका से कोई बैर रहा होगा। इस मामले में पुलिस अधीक्षक हवा सिंह ने सरला देवी, मनीष और पवन से पूछताछ की, लेकिन सबने कहा कि सुशीला का किसी से ऐसा कोई रिश्ता नहीं था, कोई दुश्मनी नहीं थी। सरला देवी से पूछताछ में पता चला कि सुशीला शादीशुदा थी। उसका एक बेटा भी था। पवन उसका पति कारीगर का काम करता था। पति से मतभेद के कारण सुशीला पिछले 4 साल से अपनी मां सरला देवी के साथ रह रही थी। उसके पति से तलाक का मामला चल रहा था। सरला देवी का विलाप रुक गया था, लेकिन सिसकियां अब जारी थीं। घटना के बारे में उन्होंने बताया कि हर दिन की तरह मैं सुबह 4 बजे पोटा मंडी गई थी। उस वक्त मेरा भाई मनीष, नवासा पवन और बेटी सुशीला अपने अपने कमरों में सो रहे थे। अब मुझे कैसे पता कि पीछे से कौन आया और मेरी बेटी की हत्या कर दी? उसने आंसुओं भरी आवाज में कहा। इस बीच पुलिस अधीक्षक हवा सिंह घुमड़िया, फिंगरप्रिंट विशेषज्ञ और फोटोग्राफर के आने तक एक बार फिर उस कमरे में गए जहां सुशीला का शव पड़ा था। कमरे की हालत के मुताबिक कुछ भी बिखरा नहीं था, यानी हत्यारा कम से कम चोरी की नीयत से अपराध नहीं किया था। शव की हालत और उसके कपड़ों की स्थिति को देखकर अब भी यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता था कि उसके साथ बलात्कार हुआ हो, लेकिन शरीर में उभरे हुए टखने, उबली हुई आंखें और टूटा हुआ खटिया था। ये साफ था कि हत्यारा एक से ज्यादा रहा होगा। जिस वक्त मृतका पर हमला हुआ, वह गहरी नींद में रही होगी। घटना के हालात को देखते हुए घूमड़िया के दिमाग में यह ख्याल कौंध रहा था कि हत्यारा मृतका का जानने वाला था। घूमड़िया ने अपने संदेह को वरिष्ठ अधिकारी सागर और घायल थाना प्रभारी से बताया। मुझे नहीं लगता कि हत्यारा कोई बाहरी हो सकता है। धर्मेंद्र सागर ने सहमति में सिर हिलाने से पहले घूमड़िया की नजरें शव के ब्लाउज के उस हिस्से पर गईं जो दूसरे स्तन से ज्यादा उभरा हुआ था। घूमड़िया सोचने से खुद को रोक नहीं पाए कि एक स्तन दूसरे से इतना बड़ा कैसे हो सकता है। उन्होंने इशारा किया और वरिष्ठ अधिकारी धर्मेंद्र से कहा, देखो शव का यह हिस्सा थोड़ा उभरा हुआ क्यों है। वरिष्ठ अधिकारी को भी शरीर का वह हिस्सा अजीब लगा। जब उन्होंने ब्लाउज के अंदर हाथ डाला तो उनकी उंगलियों से कुछ सख्त चीज टकराई। उन्होंने तुरंत उसे बाहर निकाला। ये एक मोबाइल फोन था और ब्लाउज की जेब में रखा था। घूमड़िया इस तरह नृत्य करने की इस आदत पर मुस्कुराए बिना नहीं रह सके। धर्मेंद्र देखो, उसकी ब्लाउज में मोबाइल रखने की आदत उसके कत्ल का राज खोलेगी। अभी के लिए शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजने की व्यवस्था करो। अपने संदेह के आधार पर एसपी घूमड़िया इस मामले में पूरे परिवार की जांच करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने चुनिंदा पुलिस अधिकारियों और सिपाहियों की एक विशेष टीम बनाई। घूमड़िया ने धर्मेंद्र सागर को निर्देश दिया कि हमें इस परिवार से जुड़े हर व्यक्ति की जांच करनी है।
मेरा संदेह गलत नहीं हो सकता। हत्यारा निश्चित रूप से परिवार का कोई होगा। तब तक तुम मोबाइल की कॉल डिटेल्स निकालने की कोशिश करो। शायद कोई नतीजा निकले। सागर के चेहरे पर उलझन दिखाई दी। घूमड़िया बोले, ब्लाउज महिला के लिए पैसे, चिट्ठी, पुस्तक और मोबाइल रखने की सबसे सुरक्षित जगह है। इसे केवल वही महिला रख सकती है जो प्यार के मामलों में गोपनीयता बनाए रखना चाहती हो। उसके मोबाइल में बहुत कुछ है। घूमड़िया का संदेह गलत नहीं था। जब धर्मेंद्र ने कॉल डिटेल्स निकलवाईं तो वह हैरान रह गए कि रिसीव डायल और मिस्ड कॉल में एक ही नंबर था। सुशीला इस नंबर पर हर दिन कम से कम 5 घंटे बात करती थी। जब धर्मेंद्र सागर ने सारी बात एसपी घूमड़िया को बताई तो उन्होंने आगे की रणनीति बताई। इस नंबर के व्यक्ति को ढूंढो। पुलिस ने जल्द ही उसे ढूंढ लिया। यह नंबर चांदना भाकर निवासी मंगललाल मेघवाल का था। मंगललाल पुलिस के सवालों को ज्यादा देर नहीं झेल पाया और जल्द ही उसने सब उगल दिया। मंगललाल के मुताबिक उसका सुशीला के साथ पिछले 4 साल से प्रेम संबंध था। दोनों के बीच बातचीत का सिलसिला था और इसलिए उसने सुशीला को एक मोबाइल फोन खरीद कर दिया था। मंगललाल ने बताया कि जब सुशीला की मां सरला देवी को उनके रिश्ते का पता चला तो उन्होंने हंगामा खड़ा कर दिया। उन्होंने सुशीला पर पाबंदियां लगाईं और मां बेटी के बीच तीखी लड़ाई हुई। और फिर हर दिन मां बेटी में मनमुटाव शुरू हो गया। ये ठीक था, लेकिन तुमने सुशीला को क्यों ठिकाने लगाया? घुमड़िया ने अचानक सवाल किया। रोते हुए मंगललाल बोला, आप क्या कह रहे हैं साहब? मैं उसे प्यार करता था, मैं उससे शादी करने को तैयार था, लेकिन उसकी मां हमारी दुश्मन थी। तो क्या उसकी मां ने उसे मरवा दिया? उसे थाने में बिठाने के बाद सरला देवी को तुरंत थाने बुलाया गया। जब सरला देवी थाने पहुंची, वह सामान्य नहीं दिख रही थीं। उनके चेहरे पर उलहन का भाव और आंखों में डर की छाया थी। उन्होंने सूखे होठों पर जीभ फेरकर अपनी नजर बचाने की कोशिश की। जब उन्होंने एसपी घूमड़िया की ओर देखा तो उन्होंने मनोवैज्ञानिक चाल चली। सरला देवी, मुझे यकीन नहीं होता कि एक मां अपनी बेटी की हत्या करवा सकती है, लेकिन आपने यह कर दिखाया। ये कैसी बात कर रहे हैं साहब? मैं अपनी बेटी की हत्या क्यों करवाऊंगी? एक मां अपनी बेटी की जान कैसे ले सकती है? सरला देवी बड़े आत्मविश्वास से बोलीं और घूमड़िया हंसे। यही तो हम आपसे पूछना चाहते हैं। आपने अपनी बेटी को 0,000 रुपए देकर क्यों मरवा दिया? घूमड़िया ने फिर अंधेरे में तीर चलाया। सरला देवी ने शॉल से अपने माथे का पसीना पोंछा। हमने जिनसे मरवाई उन्हें पकड़ लिया है। उन्होंने सब बता दिया। घूमड़िया ने सरला देवी की आंखों में देखा। लेकिन मैं उन्हें पैसे क्यों दूंगी? मेरे भाई बंद थे। एक एक करके सरला देवी के मुंह से निकला। जब तक तीर धनुष से निकल चुका था, घूमड़िया के चेहरे पर जीत की मुस्कान उभर आई। सरला देवी, खून जोर से बोलता है। आखिर आपने मान लिया कि आपने हत्या करवाई है। सरला देवी चौंक गईं। उन्होंने सिर झुका लिया। सरला देवी ने अपने बयान में बताया, साहब, मुझे पता था कि एक औरत के लिए अपनी जवानी बिना मर्द के बिताना आसान नहीं है। मैं खुद भी चाहती थी कि तलाक का फैसला हो जाए, ऐसा लड़का देखकर अपनी बेटी की शादी कर दूं, लेकिन वह मंगललाल को छोड़ने को तैयार नहीं थी। मैंने उसे समझाया कि जो शख्स उसके घर को उजाड़ चुका है वह उसके प्रति ईमानदार कैसे हो सकता है। फिर वह शादीशुदा था, बच्चे थे और हमारी बिरादरी का नहीं था। ये सब ठीक है। बताओ, बेटी को मारने की नौबत क्यों आई? घूमड़िया ने उत्सुकता से पूछा। एक पल रुककर सरला देवी बोलने लगी, मैं वही बताने जा रही हूं साहब। ऊपर नीचे समझाने के बाद भी सीधा रास्ता था, लेकिन आने के बजाय सुशीला मुझे मंगललाल के साथ भाग जाने की धमकी देने लगी। उसने मुझ पर कीचड़ तक उछाला। अब अपनी इज्जत बचाने का एक ही रास्ता बचा था कि उस पाप को हमेशा के लिए खत्म कर दूं। फिर मैंने अपने बड़े भाई मोहनलाल माली की मदद मांगी। मोहनलाल ने कहा कि इस काम के लिए कम से कम 2 लोग चाहिए होंगे। उसने अपने एक जानने वाले अर्जुन को साथ लिया जो वहां रहता था। अर्जुन पीपाड़ में रहता है, वह यहां पढ़ाई कर रहा है। तय हुआ कि शुक्रवार 4 जनवरी को सुबह 4:30 पर मैं मोहनलाल को मिस्ड कॉल दूंगी, जैसा तय कार्यक्रम था। ये मोहनलाल के वहां पहुंचने का संकेत होगा।
उसे मेरे घर पहुंचने में करीब 15 मिनट लगते थे। फिर मुझे कमरे की बत्ती 2 बार बंद और चालू करनी थी ताकि वो समझ जाए कि रास्ता साफ है। सब काम पूरा करने के बाद मैंने कमरे को बाहर से ताला लगाया और बाजार चली गई। जब तक मैं लौटी, सुशीला थी। घुमड़िया ने देखा कि धारा देवी के चेहरे पर कोई पछतावा नहीं था। पुलिस ने एक पल की भी देरी नहीं की और मोहनलाल माली और अर्जुन को गिरफ्तार कर लिया। जब मैंने सरला देवी को थाने में सिर झुकाए बैठे देखा तो मोहनलाल सब समझ गया। मोहनलाल ने बताया कि अपनी बहन के संकेत के बाद वह निर्धारित समय पर घर पहुंचा था। कमरे की सिटकनी खोली और अंदर घुसा। सुशीला गहरी नींद में बेखबर थी। मैंने पास पड़ी अपनी टोपी से उसका मुंह दबाकर उसे काबू किया। वह तड़पने लगी, लेकिन अर्जुन ने खुकरी से हमला कर उसे शांत कर दिया। अपनी तसल्ली के लिए मैंने भी खुकरी से एक हमला किया, लेकिन सुशीला पहले ही मर चुकी थी। हालांकि मेरे हमले के बाद उसकी आंतें भी बाहर आ गई थीं। इस अफरा तफरी में खटिया भी टूट गई थी। घुमड़िया मोहनलाल के भावहीन चेहरे को हैरानी से देखते रहे। फिर बोले, अपनी भतीजी को मारकर तुमने कंस मामा की तरह काम किया। अपने कुकर्मों के बाद वह भतीजी कह रही थी कि वह जीने लायक ही थी। जो औरत वासना से मारी गई और परिवार को बर्बाद कर चुकी थी, उसके जीने मरने का क्या मतलब था? मोहनलाल के चेहरे पर कोई अफसोस नहीं था। घुमड़िया रिश्तों की इस अजीब कहानी से कई लोग हैरान थे, लेकिन वे खुश थे कि पुलिस ने अंधे कत्ल का रहस्य 17 घंटे में सुलझा लिया। अपराध संख्या 8 2008 के तहत धारा 302 और 201 के तहत मामला दर्ज किया गया। आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया और जेल भेज दिया गया। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।